गुड इवनिंग बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रभात कविता पुनरावर्तन के अंतर्गत। अर्थात ये कविता पहले हो चुकी है, इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से सुनना, जिससे इसका जो सरल अर्थ है, भावार्थ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकें और आप लोग फिर उसका उत्तर आसानी से दे सको। क्योंकि यह पोयम एक बार हो चुकी है, फिर से हम लोग रिवीजन के तहत दे रहे हैं और मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को फिर से। प्रभात, इस कविता के कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। कवि का परिचय है, उनका जन्म 1919 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है और मृत्यु 1975 में। परिचय: भारत भूषण अग्रवाल छायावादोत्तर हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर है। सशक्त हस्ताक्षर, सशक्त का मतलब स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत। हस्ताक्षर मतलब एक तरह से पहचान। तो छायावाद की जो कविताएं हैं भारत भूषण अग्रवाल जी, सशक्त हस्ताक्षर है, अर्थात बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनकी पहचान ही छायावादी कविताओं से है। आप अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपने आकाशवाणी तथा अनेक साहित्यिक संस्थाओं में सेवा की है। आप साहित्य अकादमी के उप सचिव थे। साहित्य अकादमी का उप सचिव होना बहुत बड़े सम्मान की बात है। उसके बाद आकाशवाणी में भी उन्होंने कार्य किया है, महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। और भारत भूषण अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियां रही छवि के बंधन, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोक, फूटा प्रभात, समाधि लेख आदि। अब इस कविता में क्या है? प्रस्तुत नई कविता में भारत भूषण अग्रवाल ने सूर्योदय एवं प्रातः काल का बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित किया है। बच्चों, आप लोग अगर सवेरे उठ करके सूर्योदय देखें, किस तरह से सूर्य उदित होता है प्रातः काल का समय, और खास करके गांव में, तो वहां का जो सौंदर्य है, मनोरम दृश्य, मन को मोह लेने वाला दृश्य, उसके बारे में इस कविता में वर्णन किया गया है। इन सब चीजों को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, लेकिन शहरों में थोड़ा सा कम संभव है। अगर गांव की तरफ जाए या ऐसे किसी हिल स्टेशन पर जाए तो सुंदर नजारा देख सकते हैं प्रातः काल का। दिनकर का आगमन होते ही फूल, पौधे, प्राणी, पक्षी, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का कवि ने बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। यहाँ रचना की चित्रात्मक शैली दर्शनीय है, अर्थात जो कविता लिखी है वह चित्रात्मक शैली में है। अर्थात जब इस कविता को हम पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, तो उस तरह का चित्र हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होगा। तो दिनकर का आरंभ होते ही, अर्थात जैसे सुबह होती है, दिनकर सूर्य का ही एक नाम है, जैसे ही प्रभात का समय होता है, भोर का समय होता है, सुबह होने लगती है, सूर्योदय, सूर्य निकलना शुरू करता है, तो ऐसे समय में फूल, पौधे, पशु पक्षी, इन लोगों में और वातावरण में किस तरह के परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में कवि ने वर्णन किया। फूटा प्रभात, फूटा विहान, वह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झर 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 झर। फूटा प्रभात, फूटा विहान। फूटा प्रभात, प्रभात मीन सवेरे का समय हो चुका है, सूर्योदय का समय हो चुका है। वह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर। अर्थात रश्मि का अर्थ किरण, किरणें बह चली, रश्मि के प्राण, जो सूर्य की किरणें हैं वह निकल चुकी हैं चारों तरफ, सूर्य की आभा चारों तरफ फैल चुकी है, किरणें ऊपर की तरफ आ रही है। पक्षियों के गान, विहग का अर्थ होता है पक्षी। मधुर निर्झर के स्वर, निर्झर मतलब झरना। मधुर, बहुत ही सुमधुर, कर्ण को प्रिय, कर्ण प्रिय शब्द, जो हमें मन को अच्छे लगते हैं, मिठास भरे। तो फूटा प्रभात, फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण, जैसे ही सवेरे का समय हुआ है, सूर्योदय हो रहा है, रश्मि के प्राण का अर्थ किरणें किस तरह से निकली है, किरणें चारों तरफ फैल चुकी हैं। पक्षियों के गान, पक्षियों के गान अर्थात पक्षियों का चहचहाना हम सुन रहे हैं। मधुर निर्झर के स्वर, निर्झर अर्थात झरने, झरने के मधुर स्वर हमारे कानों को सुनाई दे रहे हैं, स्वर। और झरने के स्वर कैसे हैं? झर 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 झर, इस तरह के जो स्वर हैं हमारे कानों तक पहुंच रहे हैं। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसी। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, प्राची अर्थात पूर्व, पूर्व की दिशा, पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, तो
सूर्योदय का जो समय है, प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, अरुणाभ, अरुण की आभा, अरुण का मतलब भी सूर्य है, अर्थात पूर्व की दिशा से जैसे ही क्षितिज अर्थात धरती और आकाश का जहां पर मेल होता हुआ प्रतीत होता है उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज अर्थात पूर्व की दिशा से निकलने वाले सूर्य, क्षितिज अर्थात जहां से सूर्योदय होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। मानो अंबर की सरसी में, सरसी अर्थात तालाब, जलाशय बड़ा सा, तो आकाश जो है अंबर, अंबर का अर्थ आसमान होता है, तो यहाँ पर कवि ने अंबर को एक जलाशय के रूप में लिया है, या ऐसी कल्पना की है कि मानो यह आकाश जो है, आसमान जो है, एक जलाशय की तरह है, बहुत बड़े तालाब की तरह है, अर्थात मानो अंबर की सरसी में, प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज मानो अंबर की सरसी में, फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसी, अंबर की इस गोद में, जलाशय हम इसको गोद भी ले सकते हैं, कि अंबर की इस गोद में मानो कोई रक्तिम गुलाब खिला हो। रक्तिम सरसिज का अर्थ रक्त के समान लाल रंग का, फूला कोई रक्तिम गुलाब मतलब लाल रंग का, मानो जैसे कोई गुलाब का फूल खिला है। रक्तिम सरसिज मानो लाल रंग का कमल खिला है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, अगर उसको हम संक्षिप्त में समझें, तो प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज, पूर्व की दिशा में जो आसमान है, जो क्षितिज है, वहां से सूर्योदय हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसमान की गोद में, आसमान की सरसी में कोई लाल सा रंग का गुलाब खिला है, लाल रंग का कोई कमल खिला है। इस तरह से कवि सवेरे के समय का मनोहारी दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रे, धुल गया तिमिर, बह गई निशा, चहु ओर देख। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रे, धुल गया तिमिर, बह गई निशा, चहु ओर देख। चहु ओर देख, चारों तरफ देखो। धीरे धीरे लो फैल चली, आलोक का अर्थ प्रकाश, जो प्रकाश की रेखा है, प्रकाश की किरणें हैं, मानो चारों तरफ अब धीरे धीरे फैल चुकी है। धुल गया तिमिर, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, धुल गया तिमिर, बह गई निशा, चहुं ओर देख। अब निशा का अर्थ रात्रि है, तिमिर मीन्स अंधेरा। जैसे सूर्य की किरणें, चारों तरफ जो प्रकाश की किरणें वह फैल रही है, और उस प्रकाश की किरणों से फैलने से, जो धीरे धीरे फैल रही है, इन किरणों के फैलने से अंधेरा पूरी तरह से धुल गया है, और निशा जो रात्रि का समय है वह अब बह चली है, समाप्त हो गई है, रात अब खत्म हो गई। चहुं ओर देख, चारों तरफ देखो। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि आप चारों तरफ देखो, किस तरह से धीरे धीरे प्रकाश की रेखाएं चारों तरफ फैल रही है, अंधेरा पूरी तरह से छट गया है, और रात्रि का समय अब समाप्त हो गया है। भूल रही विभा विमलाभ कांति, अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित, खुल गए द्वार हंस रही उषा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे लोग फैल चली आलोक रेख हम लोगों ने देखा। अब भूल रही विभा विमलाभ कांति, चारों तरफ जो अंधेरा है, जो आसमान है, एक कांति, एक प्रकाश से, इस तरह की निर्मल प्रकाश, एकदम स्वच्छ प्रकाश अब चारों तरफ फैल चुका है। जैसे सवेरे सूर्य का, यहाँ पर कवि ने वर्णन कैसे किया है कि शुरुआत में जो सूर्य की किरणें सिर्फ आभा दिखाई देती है लाल रंग का, फिर दूसरे स्टैंजा में जो दिया है उसमें ऐसा बताया कि आलोक रेख, प्रकाश की रेखाएं अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ सूर्य आया तो फैल चुकी है। अब उसके रात छट गई है, पूरी तरह से समाप्त हो गई, अंधेरा समाप्त। और इस स्टैंजा में क्या बता रहे हैं, इन पंक्तियों में बता रहे हैं कवि कि पूरी तरह से अब उजाला हो चुका है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित, सारी दिशाएं मुस्कुरा रही है। सस्मित मुस्कुराना, खुश होना, विस्मित मीन्स आश्चर्य से, अर्थात चारों तरफ की जो दिशाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, सूर्य पूरी तरह से ऊपर आ चुका है। खुल गए द्वार हंस रही उषा, अब चारों तरफ सृष्टि के द्वार खुल चुके हैं, अर्थात चारों तरफ अब उजाला ही उजाला है, और उषा प्रभात का समय पूरी तरह से हंस रहा है। खुल गए द्वार दृग खुले कंठ, खुल गए मुकुल, सतदल के शीतल कोसों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंद छवि के बंधन। खुल गए द्वार, अब चारों तरफ जो द्वार थे खुल गए, सभी के कंठ, पक्षियों के कंठ खुल गए, पक्षी चहचहाने लगे। खुल गए मुकुल, जो फूल है, कलियां, कलियां फूल बन रही है, अर्थात कलियां अब खिल करके
पुष्प में रूपांतरित हो रही है, फूलों में रूपांतरित हो रही है। शतदल, सात दल का, या कमल, कमल के लिए भी शतदल शब्द का प्रयोग है। शतदल के शीतल कोषों से निकला मधुकर गुंजार लिए। मधुकर अर्थात भौरा, गुंजार जो उसके गुंजन की आवाज, अर्थात जो भौरा है गुंजार करता हुआ, गुंजायमान। कमल के अंदर कहा जाता है कि जैसे शाम का समय होता है, वो कमल की जो पंखुड़ियां होती है बंद होने लगती है, उसी समय उसके अंदर वो मधुकर, मधुकर अर्थात जो भंवरा है, भ्रमर जिसे कहते हैं, मधुकर कहते हैं, भंवरा कहते हैं, वह जाकर के उसमें विश्रांति करता है और पंखुड़ियां पूरी तरह से बंद हो जाती है। और जैसे ही भोर होता है, फिर उषा, प्रभात का समय होता है, धीरे धीरे पंखुड़ियां, जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ आता है पूर्व दिशा से, सूर्यास्त के बाद वह खिलना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से भंवरा गुंजार करता हुआ, जो रात भर शीतल उस ठंडक में पड़ा था, अब निकल करके बाहर गुंजार कर रहा है, गुंजन की आवाज कर रहा है। खुल गए बंध छवि के बंधन, अब तो चारों तरफ के जो बंधन है प्रकृति के, चारों तरफ से वह खुल गए, अर्थात पूरा उजाला हो चुका है, दिन हो चुका है। जागो जगति के सुप्त बाल, पलकों की पंखुड़ियां खोलो, मधुकर के अलस बंद दृग भर, समेट तो लो यह श्री, यह कांति वही आती दिगंत से, यह छवि की सरिता अमंद झरझर झरझर। कवि कहते हैं कि हे बालक, हे जगती के सुप्त बालक, के संसार की इस धरती के सुप्त बालक, जो सोए हुए बालक हो, अब उठो। जैसे माता अपने बालक को जगाती है, जैसे एक पुजारी अपने भगवान को जगाता है, उस तरह से बड़े प्यार से कि सुबह हो गई है, भोर हो गई है। तो जब मंदिरों में जाते हैं तो उस तरह की भजन गीत संगीत, जो भी भगवान की आराधना स्तुति होती है, उसी तरह से माताएं अपने छोटे बच्चों को जगाने का काम करती हैं। तो पलकों की पंखुड़ियां खोलो, जो पलके हैं एक पंखुड़ी के समान, कमल की जो पंखुड़ियां हैं, फूलों की जो पंखुड़ियां हैं, उसके समान इस बालक के आंखों की पंखुड़ियां हैं, उन पंखुड़ियों को खोलो। मधुकर के अलस बंद दृग भर, अब नयन खोलो, अब जागो, अलस आलस्य को त्याग दो। अब पूरी तरह से आलस को त्याग करके इन पंखुड़ियों को खोल करके अब जागो बालक। समेट तो लो यह श्री, यह कांति वही आती दिगंत से। अब यह जो आभा है, जो प्रकाश है, कांति प्रकाश, जो दिगंत से आ रही, जो क्षितिज से आ रही है, जो उजाला आ रहा है, यह छवि की सरिता अमंद झरझर, इन नदियों की जो सरिता है, सरिता अर्थात नदी, इसकी जो छवि है, इसका जो सौंदर्य है, झरझर बहते जो झरने हैं, इन सब के छवि को, यह जो मनोहारी दृश्य है, इन दृश्यों को देखने के लिए उठो बालक। ये जो प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, सृष्टि चारों तरफ से मुस्कुरा रही है, हंस रही है, सारे पक्षी खुश है, उसे देखो, जागो इसकी। फूटा प्रभात फूटा बिहान, छूटे दिनकर के सर, ज्यों छवि के बहनी बाण, केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा, प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप, लो भरे सी। अर्थात अब पहली जो पंक्तियां थी काव्य की वही थी, फूटा प्रभात फूटा बिहान, अर्थात सूर्य की किरणें निकल चुकी है, अब पूरा दिन हो चुका है। छूटे दिनकर के सर, सर का अर्थ भी बाण होता है, कि दिनकर अर्थात जो सूर्य है, सूर्य के जो बाण है वह पूरी तरह से छूट चुके हैं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाशमान है। केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित केसर के फूलों के समान जो सूर्य के प्रखर बाण है, और जिनसे पूरी धरा पूरी धरती प्रकाशमान है, और जो फूल खिले हैं, प्रस्फुटित फूल पुष्पों के प्रज्वलित दीप, जो पुष्प खिले हैं एक प्रज्वलित दीप की तरह दिखाई दे रहे हैं। लौ भरे सी, जैसे सीटी है छोटी सी, सीटी के अंदर अगर लौ दिखाई दे, प्रकाश दिखाई दे, उस तरह का दृश्य, उस तरह का नजारा इस प्रकृति में दिखाई दे रहा है। फूटी किरणें जो बहन बाण, ज्यो ज्योति शल्य तरुवन में जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल चमकते जो प्रवाल, अनुराग लाल। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। जिस तरह से किरणें फूटी है, यह सूर्य के बाण जैसे छूटे हैं, और जो कष्टदायी अर्थात अब सूर्य की जो किरणें वह प्रखर हो चुकी है, जैसे दिन का समय जैसे जैसे बीतता है, सूर्य जैसे जैसे आसमान के ऊपर की तरफ आता है पूरब से पश्चिम की तरफ जाने के लिए, उस समय की जो प्रखर किरणें हैं वह थोड़ी सी चुभन देती है। शल्य का अर्थ कष्ट होता है। तरुवन में, तरु अर्थात जो भी वृक्ष है, लताएं हैं, उसके लिए कहा गया है। तो उसकी जो उष्णता है, उसकी जो गर्मी है, उष्मा है, हीट है, उसकी वजह से
जो भी पौधे हैं, पेड़ पौधे, अब उनको यह प्रकाश चुभ रहा है। लहरों के गीले गाल चमकते जो प्रवाल, प्रवाल अर्थात जो रेत का ढेर होता है उसको भी प्रवाल कहते हैं। दूर से ऐसे आभा दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है। लहरों के गीले गाल चमकते जो प्रवाल, अनुराग लाल। अनुराग लाल अर्थात प्रेम, प्रेम से जो पूरी तरह से लाल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जो सूर्य की प्रखर किरणों के आगे इस तरह से आभायमान और लहरों के गीले गाल चमकते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से कवि सुबह से लेकर के दोपहर तक के समय का पूरा वर्णन बड़े मनोहारी मनोरम तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अब यहाँ पर शब्द वाटिका दी है। विहान का अर्थ है भोर, प्रातः काल का समय। अरुणाभ लाल आभा से युक्त, जो सूर्य की किरणें जब निकलती है उस समय का आसमान। क्षितिज वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम किसी बीच के किनारे या पहाड़ी के किनारे जाते हैं तो इस तरह का दृश्य दिखता है कि सूर्य यहाँ से उदित हो रहा है। सूर्यास्त के समय का भी उसी तरह का लगभग दृश्य होता है। ऐसे लगता है जैसे वह पूरी तरह से एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो क्षितिज क्या है? धरती और आकाश जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि मिले हुए हैं। रक्तिम लाल रंग का। सरसिज का अर्थ कमल है। विमलाभ निर्मल। मुकुल का मतलब है कली। अलस आलसी सुस्त। दिगंत दिशा का अंत क्षितिज। शल्य का अर्थ है वेदना। प्रवाल नया एवं मुलायम पत्ता कोमल। अब यहाँ पर जो कवि ने दिया था कि तरुवन में लगी आग, हम लोगों ने देखा तरुवन में जिनसे लगी आग, तो सूर्य की जो किरणें हैं, प्रखर किरणें हैं, जिसके कारण पूरी तरह से उष्णता लग रही है, गर्मी लग रही है। चमकते जो प्रवाल, प्रवाल किसके लिए शब्द आया? जो कोमल पत्ते, जो पौधे हैं, पौधों के जो कोमल पत्ते निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रवाल शब्द आया है। कवि ने प्रवाल शब्द उसके लिए उपयोग किया है। नया एवं मुलायम पत्ता या कोमल पत्ते के लिए उपयोग किया। तो यहाँ पर दिया है सूचना के अनुसार कृतियां करो, कृति पूर्ण करो। प्रभात में ये खुल गए, तो क्या क्या खुल गए? खुल गए द्वार, दृग, खुले कंठ, खुल गए मुकुल, खुल गए बंद, छवि के बंधन। तो इनमें से हम यहाँ पर उत्तर एक तरह से दिया है, तो ये बॉक्सेस में हम भर सकते हैं। काव्य की पंक्तियां हैं, उससे आप लोग इसको ढूंढ करके लिख सकते हैं कविता के माध्यम से। उचित जोड़ियां मिलाओ। निर्झर, निर्झर का क्या होगा? मधुर। गुलाब, रक्तिम गुलाब, हम लोगों ने देखा रक्तिम गुलाब। रक्तिम सरसिज भी दिया था, सरसिज का अर्थ कमल। रक्तिम अर्थात रक्त के समान लाल। दिशा सस्मित, सस्मित का अर्थ है चारों दिशाएं मुस्कुरा उठी है, उसके लिए शब्द है सस्मित विस्मित। आश्चर्य, विस्मित, विस्मय अर्थात आश्चर्यचकित होना। और सस्मित का अर्थ मुस्कुराना, खुश होना, प्रसन्नता दिखाना, उसको हम सस्मित कहते हैं। प्रस्फुटित पुष्प के लिए है। फूल खिलना, फूलों का खिलना, प्रस्फुटित होना। हाँ, जैसे मुकुल, मुकुल अर्थात कलियां, कलियां खिलती है तो प्रस्फुटित हुई है। प्रज्वलित, दीप, दीप का जलना, उसको हम कहते हैं प्रज्वलित, प्रज्वलित होना, दीप। कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखो। पूर्व, प्राची के लिए आया शब्द पूर्व, प्राची का अर्थ पूर्व। कली, मुकुल, बाण, सर, आंखें, पलकों के लिए। पलक जो शब्द आया वो आंखों के लिए, वो बालक के लिए आया कि बालक, सुप्त बालक तुम अब आंखें अपनी खोलो, पलके खोलो। पलके मतलब आंखें खोलो, जागो। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को यह कविता समझ में आई होगी।